हेलो एवरीवन। तो ड्रामे का स्टार्ट होता है हमारे हीरो के साथ जिसका नाम जन जून है, जो कि एक्चुअली एक एंशिएंट टाइम्स का प्रिंस है, लेकिन आजकल वो एक मॉडर्न वर्ल्ड में एक कैप्सूल में कैद है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर। एक्चुअली पुराने जमाने में फाइटिंग करते हुए एक दफा उसके साथ हादसा हुआ था, वो पानी में गिर गया था और उसके बाद से उसे कोई होश नहीं। वो मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे पहुंचा है तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। और फिर इसके साथ ही हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम केजी है। वो रात को एक बुरा सा सपना देख रही होती है और गुस्से में आकर वो पंच लगा देती है अपनी बेस्टी को जिसका नाम फेफे था। केही और फेफे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन उनकी आदतें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। फेफे हमेशा बॉयज में इंटरेस्ट लेती रहती है और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स भी रह चुके हैं। हर आए दिन उसका ब्रेकअप भी हो जाता है, जबकि केजी गर्लिश तो बहुत कम ही लगती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और जब वो किसी की चुकाई लगाने पर आती है तो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देती है और इसी वजह से उसे चिढ़ाने के लिए अक्सर उसके फ्रेंड्स उसे ब्रो भी कहते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं मैंग यूरान को, जो कि एक्चुअली एक एंकर है और वो वहीं पर ही जॉब करता है जहाँ पर केही जॉब करती है। केही की उससे मुलाकात होती है एलिवेटर में और यहाँ पर उसका जॉब का पहला दिन था। मैंग यूरान को बिल्कुल यही लग रहा था कि रिपोर्टर बन के मेरी कोई फैन गर्ल है जो मेरे साथ एलिवेटर में घुस आई है। अब वो बार बार उसे यही कहे जा रहा था या सेल्फी ले लो या ऑटोग्राफ। तो यहाँ पर केही को भी गुस्सा आ जाता है और उसका यही लड़कों वाला स्टाइल और गुस्सा देखकर यूरान भी उससे बहुत डर जाता है। एक्चुअली इस चैनल में हर जगह यूरान का काफी ऑर्डर चल जाता था क्योंकि इनफैक्ट ये उसकी सिस्टर का चैनल था और उसको प्रेसिडेंट मैंग बोलते हैं। आज जब इन लोगों का वर्क डे खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली उनके इसी ऑफिस में आज एक पार्टी भी है और वो थी एंशिएंट टाइम की कॉस्ट्यूम्स पार्टी। लेकिन यूरान की किसी बात पर दोबारा से केही से लड़ाई हो जाती है और वो उसे रूफ टॉप पर ही कैद करके नीचे दरवाजा लॉक करके चला जाता है। इतने में रूफ टॉप पर लेजर शो स्टार्ट हो जाता है जो कि उनके आए हुए गेस्ट्स के एंटरटेनमेंट के लिए था। लेकिन उसके साथ ही वहां पर एक लाइटनिंग पड़ती है जिसके बाद से वो वाटर वाला कैप्सूल उस पर बहुत असर होने लगता है और इसके साथ ही हर तरफ ब्लैक आउट हो जाता है। फोन के भी कोई सिग्नल नहीं थे कि ये बहुत कोशिश करते किसी को कॉल करके ऊपर बुलाए, लेकिन कोई नहीं आ सकता था। अब वो बार बार यही चिल्ला रही होती है कि कोई तो आए मेरी हेल्प करे, मैं ऊपर कैद हो गई हूँ। और उसकी इसी आवाज के साथ आंख खुलती है जन जून की, जो कि कैप्सूल में बंद था। अब वो बाहर निकलता है। वो एक अजीबोगरीब सी दुनिया में पहुंचा हुआ था जो पहले उसने कभी भी नहीं देखी थी। अब लाइट तो वापस आ चुकी थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की वजह से कहीं पर भी सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जंजून एक जगह पर अपनी स्वॉर्ड देखता है तो फौरन से वो निकाल देता है। अब वो केही की आवाज का पीछा करता है और अपनी तलवार से उसका लॉक तोड़ देता है। वो जैसे ही ऊपर आता है तो केही गिरने वाली थी, लेकिन वो उसे संभाल लेता है और इस तरह से हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात होती है। जन्यून को बार बार लग रहा था कि जैसे उसने केही को कहीं तो देखा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर केही उसे कहती, मुझे पता है तुम कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तैयार होके फिर रहे हो, वो नीचे वाले फ्लोर पर है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। अब जन्यून ने पहली दफा एलिवेटर देखी थी, उसके दरवाजे खुद से खुल और बंद हो रहे थे। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और डर भी रहा था। केही उसे पकड़ के घसीट के अंदर लेकर आती है और कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने कैरेक्टर में आ चुके हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये एक एलिवेटर है। हम उसे नीचे हॉल के करीब छोड़ देती है और खुद वो यूरान के पीछे भागने लगती है और वो उसकी ठीक ठाक बिताई भी कर देती है क्योंकि उसने उसे लॉक कर दिया था। अब यूरान को भी एक आइडिया आता है अपना बदला लेने के लिए। वो उसे एक ड्रिंक पिला देता है। अब वो मदहोश हो गई थी और वो उसको भी कॉस्ट्यूम पार्टी में अपने साथ ले जाने लगता है। कॉस्ट्यूम पार्टी में हर किसी ने एंशिएंट टाइम्स के ड्रेसेस पहने हुए थे, लेकिन जन्यून को यहाँ की लाइट्स और कुछ गर्ल्स के रिवीलिंग ड्रेसेस बहुत अजीब लग रहे होते हैं। इतने में वो वहाँ पर सैंडविच देखता है तो उसे ये नई डिश बहुत पसंद आती है। यहाँ पर वो लोग अपने ड्रामे के कुछ क्लिप्स चलाते हैं और इसके साथ ही जन्यून को अपनी पुरानी सारी यादें आने लगती हैं। एक्चुअली उसको केही की शक्ल किसी से मिलती हुई लग रही थी और वो था उसका एक कजन जिसे वो हमेशा अपना ब्रदर बोला करता था। अब वो स्टेज पर खड़े हुए यूरान को देखता है तो उसके पास ही पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है कि अगर किसी ने मेरे एल्डर ब्रदर को देखा तो प्लीज उसे मुझ तक पहुंचा दे। यूरान ने तो एक्चुअली वहां पर
केही का मजाक उड़ाने के लिए उसे तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन उसी टाइम पर उसकी सिस्टर प्रेसिडेंट मैंग आ जाती है और उसके इस प्लान पर वो उसे अमल नहीं करने देती। जबकि ज़ेनजून जब केशी को पुराने स्टाइल की ड्रेसिंग में देखता है तो उसे एकदम से अपना एल्डर ब्रदर याद आने लगता है, जिसकी शक्ल इससे बहुत ज्यादा मिलती थी। अब केजी तो ड्रंक थी, वो ड्रंक होकर रूफ टॉप पर आ जाती है और यहाँ पर ज़ेनजून भी उसका पीछा करने लगता है और वो उसको एकदम एल्डर ब्रदर बोल रहा था कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। लेकिन केजी उसे एक बहुत ही घातक टाइप की चोट देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो रूफ टॉप से नीचे गिर जाती है। उसी समय ज़ेनजून उड़ता हुआ आता है और जाकर बीच हवा में उसे संभाल लेता है और वापस ऊपर आ जाता है। ये वो टाइम था जब पहली दफा उसने नोटिस किया था कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी आ चुकी हैं। और केही को ये सीन बिल्कुल पुराने ड्रामों जैसा लग रहा था। उसे लगा था कि वो उड़ रही है अपने हीरो के साथ और वो ड्रंक होकर उसे किस भी कर लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में सीन शिफ्ट होता है जब ज़ेनजून केशी के बेडरूम में ही होता है। केही की जैसे ही आँख खुलती है तो वो तो हैरान रह जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हो किसी को मत बताना। लेकिन ये सुनते ही ज़ेनजून कहता है कि मैं अपने एल्डर ब्रदर के साथ कुछ ऐसा वैसा कैसे कर सकता हूँ। केही परेशान थी कि मेरे रूम में एक लड़के को कहीं फिफे न देख ले और इतने में फिफे भी पहुँच जाती है। और फिर उधर हमें एक मिस्टीरियस से कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट मैंग काम करती थी और असली चीफ वही था। वो ये कह रहा होता है कि मेरे रूम से कल एंटीक तलवार चोरी हो गई है, इसको पुलिस को रिपोर्ट मत करना, खुद से ही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करो। अंदर ज़ेनजून सारों को बता रहा होता है कि एक्चुअली मैं कहाँ से आया हूँ और किस डायनेस्टी से ताल्लुक रखता हूँ। वो गर्ल्स सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि क्या तुमने हमें पागल समझ रखा है कि तुम 1800 साल पहले की बातें कर रहे हो, ये मॉडर्न वर्ड है। लेकिन फिफे को तो यही लग रहा था कि शायद ये लड़का कोई मेंटल पेशेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचती है कि ये एक्सट्रीमली हैंडसम भी है और क्यों ना मैं इसके साथ कुछ समय बिताऊं। वो तो मजाक में ये भी कह देती है कि तुम मुझे डार्लिंग बुला सकते हो। लेकिन ज़ेनजून को बहुत फर्क पड़ रहा था क्योंकि उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और वो यही कहता है कि प्लीज आप खुद को कवर करने की कोशिश करें मिस डार्लिंग। अब यहाँ पर ज़ेनजून एक दफा खुद को मिरर में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाल तो छोटे हो चुके हैं। वो रोने लगता है और इतने में केशी को याद आता है कि कल उसने ड्रंक होकर इसके लंबे लंबे बाल छोटे कर दिए थे। अब वो बहुत रोता है और कहता है कि मैं अपने एंसेस्टर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनके पुराने जमाने में बाल काटने की रिवायत ही नहीं थी। और यहाँ पर उसे अपनी बॉडी पे बहुत सारे बदलाव नजर आते हैं। एक घाव था जो उसके दिल के करीब था। तो यहाँ पर फिफे कहने लगती है कि कहीं तुम 9-tailed फॉक्स तो नहीं हो जिसके खून पर वो इंसान पलता होगा जिसने तुम्हें 1800 साल कैद रखा है। हम केशी ने तो काम पर जाना था और पीछे वो फिफे के हवाले करके चली जाती है ज़ेनजून को। अब ऑफिस जाकर केशी को पता चलता है कि एक एंटीक तलवार मिसिंग है। यही तलवार तो उसने कल ज़ेनजून के पास देखी थी, जो कि उसका कहना था कि मेरी खानदानी तलवार है। लेकिन वो चुप कर जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती। उधर फिफे ने ज़ेनजून को मॉडर्न कपड़े भी पहना दिए थे जो कि एक्चुअली वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए लेकर आई थी। और थोड़ी ही देर बाद उसने ज़ेनजून की बड़ी अच्छी सी कटिंग भी करा ली थी और वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसी टाइम पर केजी को भी कॉल आती है कि इमरजेंसी है और जल्दी जल्दी फिफे ने उसे बुलाया है। ज़ेनजून ने आज पहली दफा टीवी देखा था तो वो तो उन पर तलवार भी निकाल देता है, लेकिन यहाँ फिफे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करती है और समझाती है कि इसमें से कुछ भी रियल नहीं है, ये सिर्फ पिक्चर्स हैं जो स्क्रीन पर दिख रही हैं। ध्यान से सुनो, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। बस आ रही होती है तो वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक्चुअली प्रेसिडेंट मैंग ने किसी को उसके पीछे भेजा था। ज़ेनजून तो घर पर बहुत अच्छा समय बिता रहा होता है। फिफे उसे बहुत सी चीजों के बारे में बताती है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में थी। वो देख देख कर हैरान हो रहा था और फिफे बस इसी बात से खुश थी कि उसके साथ एक हैंडसम लड़का है और वो उसका काफी एडवांटेज भी उठाती है और मेहनत के चक्कर में वो उसके काफी क्लोज भी आ जाती है। और जब तक केजी घर पहुंचती है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़ेनजून ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। अब केजी भी एक चाल चलती है और अपनी उस कोलीग को चक्कर दिलाने के लिए फिफे को अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज देती है। जबकि फौरन से वो पुलिस स्टेशन से पता करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि किसी ने भी एंटीक तलवार चोरी होने की कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। इसका मतलब है कि कुछ तो फिशी है। यहाँ पर जब ज़ेनजून आता है तो केजी उसे समझाती है, कहती है तुम देख सकते हो कि मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस नाम से मत बुलाना। लेकिन अगर तुम अपनी एल्डर ब्रदर के पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ।
अब वो उसके स्वॉर्ड को कवर कराती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। उसे बहुत सी बातें भी सिखाती है कि किस तरह से वो रेड लाइट के आने पर रुक जाते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर करने लगता है कि जैसे वो मॉडर्न एरिया में भी एक प्रिंस हो। ये सारी हरकतें करता हुआ वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जब वो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखता है और बस का सफर करना, तो उसे ये सारा कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन उसके साथ केजी थी तो वो खुद को काफी प्रोटेक्टेड फील करता है। अब केजी उसको एक पॉइंट पर लेकर जाती है। तब तक रात हो चुकी थी। वो उसे कुछ स्टार्स दिखाती है, कहती है कि जब ये 5 स्टार्स एक लाइन में आ जाएंगे तो तभी इसी स्पॉट पर तुम्हारे ऊपर एक लाइट पड़ेगी, जिसके बाद तुम अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाओगे अपने एल्डर ब्रदर के पास, और तब तुम जाना और अपने सारे मिशन पूरे करना इस तलवार के साथ जो कि रह गए हैं। लेकिन शर्त ये है कि तब तक तुमने इस पॉइंट से जरा भी नहीं हिलना। ये कहती हुई वो वहां से चली जाती है और जाते जाते उसे कुछ पैसे भी देकर जाती है, क्योंकि उसे उस पर दया आ रही थी। वो सिर्फ उसे अबंडन कर रही थी। और वो उसके हाथ पर एक नंबर भी लिख कर जाती है जो कि इमरजेंसी का नंबर था, ताकि अगर वो किसी मुश्किल में हो तो लोग कॉल कर दें और इसे इमरजेंसी वाले ले जाएं। हाँ, जब कई ये सारा कुछ करके वापस जा रही होती है तो जैन यूनू से वापस बुलाता है और कहता है कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें ठंड ना लग जाए इसलिए उसे अपनी जैकेट पहना देता है। वो तो उसके साथ धोखा कर रही थी और वो इतना केयरिंग था। ये देखकर एक दफा तो केजी का मन पिघलता है। वो उसे थोड़ी देर देखती रहती है और फिर खामोशी से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। केजी अपने घर में आराम से लेटी हुई थी। वो खुद को बहुत तसल्ली देती है कि वो लड़का वहाँ नहीं खड़ा रहेगा, वो चला जाएगा। लेकिन अक्षी ज़ेनजून बारिश में खड़ा भीग रहा होता है। 1-2 गार्ड्स भी आकर उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करते, लेकिन फिर उनको लगता है कि कोई प्यार में दीवाना खड़ा हुआ है। वो पुराने जमाने का इंसान था, बिल्कुल सीधा साधा था और अपनी धुन का भी पक्का था। वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हटता। उधर केजी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि क्यों ना एक दफा उसे जाकर देख लूं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है छाता लेकर, तो ज़ेनजून वहीं खड़ा हुआ था। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, क्या तुम पागल हो, खुद को बीमार कर लोगे। अब यहाँ पर ज़ेनजून को भी अंदाजा हो जाता है कि केजी ने सिर्फ उसे पागल बनाया था। वो मॉडर्न डे की एक लड़की उस सीधे साधे लड़के को बेवकूफ बना रही है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूंगा और तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं जाऊंगा। और फिर इसी के साथ ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।